मुझे पाकिस्तान और हुर्रियत से लेना देना कुछ नहीं, मैं कश्मीरी हूँ, मुझे कश्मीरी राइट दीजिए। टीचर्स को ट्रेन करना है, टीचर को चेंज नहीं करना है। नाइनटीन 47 में कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। हुर्रियत का अब मानो उसका ग्राफ ही खत्म कर दिया गया, उनको कोई कॉल नहीं है, तो फिर कश्मीर में हालात सुधर क्यों नहीं रहे? ये तो चलता आ रहा है सदियों से। मेरी मल ती मनी दलील, मेरी बड़बा मन ती बोलती, अब मैं अपने बच्चों को बोल रही हूँ। आदाब व्यूअर्स, रूबरू का आज का एपिसोड लेकर हम हाजिर हैं। आप सबका हमारे प्रोग्राम में इस्तकबाल है। मेरा पहला सवाल है, सयाहत के शोबे में कौन कौन से मसाइल दरपेश है? आप सभी का यहाँ गुलमर्ग में खैर मकदम है। उसके बाद अर्ज़ यूँ है कि लास्ट ईयर 5 अगस्त के बाद यहाँ पे बहुत देर अनरेस्ट रहा। उसके बाद कोविड आ गया, तो टूरिज़म जो है, जो रेड की हड्डी मानी जाती है, ये ज़ीरो ग्राफ पे आ गया। आपसे मैं गुजारिश करूँगा कि इस चैनल के माध्यम से टूरिज़म को थोड़ा बढ़ावा दीजिए और इसके लिए वो चीज़ें करिए जिन चीज़ों से ये वापस आ जाए और लोगों की रोज़ी रोटी का जो इस पे दारोमदार है, उनका अपना कारोबार, अपनी ज़िंदगी संवर जाए। ये टूरिज़्म रियली एक बैकबोन है। पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँगी पर्टिकुलरली इस एरिया की या कहीं पे भी जो अनरेस्ट रहा है यहाँ में अगस्त में, अब कोविड की वजह से जो हो गया, अगर एक ही सेक्टर ज़्यादा मुझे लगता है जिस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ वो है टूरिज़्म सेक्टर। गवर्नमेंट, मेरी अपील यही है गवर्नमेंट से कि गवर्नमेंट अगर कोई इनिशिएटिव ऐसा लेती है, अगर SOP गाइडलाइंस हम फॉलो करते हैं, ये उन्हीं का मेन रोल इसमें रहेगा कि टूरिज़्म को कैसे हम अपलिफ्ट कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि मुझे लगता है इस एरिया, चाहे हम टंगमर्ग की बात करें या एडजॉइनिंग एरिया यहाँ पे है, सारा जो हमारा एम्प्लॉयमेंट है ये इसी पे डिपेंडेड है। वो सफ़र कर रहे हैं, उनके घरों में अभी खाने के लिए कुछ नहीं है, तो गवर्नमेंट को चाहे कोई इनिशिएटिव इसके लिए उठाए। अगर गवर्नमेंट आगे आती है तभी जाके ये मसले हल हो सकते हैं, वरना प्रैक्टिकली हम ऐसे भी कहने को है ये करेंगे वो करें, प्रैक्टिकली होता कुछ नहीं है। गवर्नमेंट को चाहे SOP गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए टूरिज्म के लिए कोई ऐसा इनिशिएटिव उठाइए कि जिसमें हमें और जो बेरोजगार लोग हैं इनको फ़ायदा मिले और टूरिज्म अपलिफ्ट हो जाए यहाँ पे। गुलमर्ग से मुंसलिक जितने भी गांव हैं, जो नीचे के गांव हैं, उनका सारा इकानमी डिपेंड है ऑन गुलमर्ग। क्योंकि हम जानते ही हैं कि कोविड और बाकी जो अनरेस्ट रहा उसकी वजह से ये इकानमी डिस्टर्ब हो गई है। अब हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले, कुछ ऐसे प्रोग्राम करे जो SOP के अंदर आ जाए, जिनकी वजह से टूरिस्ट्स गुलमर्ग एक बार फिर आ जाए, ताकि यहाँ के लोगों की जो इकानमी डिसरप्ट हो गई थी वो फिर से बहाल हो जाए। अगर आपको लास्ट ईयर की पता होगी 3 अगस्त से पहले तो गवर्नमेंट ने ही एक सर्कुलर निकाला कि जो भी टूरिस्ट बाहर से है वो कश्मीर वादी को छोड़ दे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक साइड से गवर्नमेंट ने उनको यहाँ से वापस ले लिया है, अब हम बोल रहे हैं गवर्नमेंट इनिशिएटिव ले रही है। जब उनको यहाँ से वापस लिया गया है तो गवर्नमेंट तक ही है, इंडियन गवर्नमेंट तक है, यहाँ के जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट है उनको वो वहाँ से बोलेंगे कश्मीर में हालात सब कुछ ठीक है, अब कोविड जो है सारे जो इदारे हैं खुल रहे हैं, तो टूरिज्म भी खुल सकता है, प्रोवाइडेड गवर्नमेंट इसमें सिंसियर एफर्ट्स दिखा सकती है। कश्मीर एक नेचुरल ब्यूटी के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर है, लेकिन धीरे धीरे हम देख रहे हैं नेचुरल ब्यूटी ख़त्म हो रही है। अगर आप हर साल गुलमर्ग आएंगे आप देखेंगे इस चीज़ को कि ये ख़त्म हो रही है। इस चीज़ को रोकें, अगर इस चीज़ को अट्रैक्टिव बनाएं। चाहे गुलमर्ग की बात करें, अगर हम टंगमर्ग की बात करें तो द्रंग है यहाँ पे बहुत खूबसूरत जगह, श्रंसफाल है, बहुत सारी जगह है यहाँ से पे, दूध पथरी है, लेकिन उस चीज़ को मतलब जो नेचुरल ब्यूटी है वो ख़त्म हो रही है। इस चीज़ के लिए अगर गवर्नमेंट स्टेप लेगी कि नेचुरल ब्यूटी को बचाया जाए और लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत ज़्यादा पैदा करे, तो मुझे लगता है फिर से ये टूरिज्म उसी पीक पे होगा। अगर अमन होगा तो मुझे लगता है सयाहत भी परवान चढ़ेगा। इस बारे में आपका क्या कहना है? सियासत जो भी है, सियासत ने यहाँ कभी भी अमन को ये नहीं चाहा कश्मीर में अमन होना चाहिए, क्योंकि उनको अपने वोट बैंक चाहिए, उनको लोगों की परवाह नहीं है। लोगों का फ्यूचर कैसे बनेगा? हमारे यहाँ बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ गई, इसमें भी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल का हाथ है और कुछ भी नहीं है।
اس گئی آز 30 ؤری یتھ تھرٹس مز زندہ روزان تو مران کال پہ صبح تام چھنہ اس پتہ کیا حالات گژھِ تہٕ کیا نہ گژھِ أسۍ چھِ صرف بدنامٕے یٲژ کہ کٔشیٖر چھِ واریاہ اصل مگر نہ چھُ ییٚتہِ امن تہٕ نہ چھُ ییٚتہِ سکوٗن. کشمیر کا ٹیررزم پروموٹ کرتے ہیں انڈین نیوز چینلز. اتنا ٹیررزم کشمیر میں نہیں ہے جتنا نیوز چینلز دکھا رہے ہیں. اگر نیوز چینلز یہ کوشش کرتے کہ کشمیر میں پیس ہیں تو یہاں ٹورسٹ ہوتے, لیکن جب کشمیر کو ٹیررسٹ ڈکلیئر کیا جاتا ہے تو باہر سے ٹورسٹس آتے ہی نہیں ہیں. کہوں گے ورڈ امن ہی خوبصورت ورڈ لگتا ہے. جب ہم کانوں سے سنتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت ورڈ ہے. کون نہیں چاہے گا امن نہ ہو؟ میں بھی چاہتی ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں, سبھی چاہتے ہیں. اس میں چاہے وہ یہاں چاہے انڈین گورنمنٹ ہو, چاہے اسٹیٹ یونٹ ٹیریٹری کی گورنمنٹ ہو, یا کوئی بھی جتنے بھی ایلیمنٹس یہاں ہے ہمارے JNK میں, ان کو چاہے مل جل کر کوئی ایسا سلوشن نکالے کہ ہمارا کشمیر پھر اسی پیک پہ آ جائے اور ہم امن سے جینا چاہتے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ وہ امن کیسے واپس لایا جائے. یہاں پہ جو کوئی بھی ایلیمنٹ اس کے لیے ذمہ وار ہے وہ اپنے ریسپانسبلٹی لیجیے. ورڈ امن بہت ہی خوبصورت ہے اور امن سے جیو اور جینے دو ہم سب کو. میں ایک بات اور بولنا چاہتی ہوں, جو یہ سارا امپیکٹ پڑ رہا ہے یہاں کے یوتھ پہ پڑ رہا ہے, میں گورنمنٹ سے اپیل کرتی ہوں کہ جو یہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آپ اس کو امپروو کریں. ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کو بھی امپروو کریں. سارا ہماری ایجوکیشن پہ امپیکٹ پڑ رہا ہے. تھینک یو. یہاں پہ ہڑتال یا لاک ڈاؤن صرف یہ 2 سال ہی نہیں ہے بلکہ مجھے لگتا ہے کئی سالوں سے یہاں پر ہڑتال ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ اس میں مطلب اس کا ذمہ دار ہم یا تو پاکستان یا حریت کو ٹھہرا سکتے ہیں ہمارے یوتھ کو بگاڑنے میں؟ پاکستان کی اس میں انوالومنٹ ہے بیکاز ہی از دا تھرڈ وہ کنٹری انوالوڈ ان کشمیر, جیسے انڈیا, پاکستان اور کشمیر. جہاں تک ٹیرر کا سوال ہے تو وہ تو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ ٹیرر کہاں سے آتا ہے اور کیوں آتا ہے اور کیا کرنا ہے. ہم تو امن چاہتے ہیں, سارے لوگ تو ٹیرر ہیں نہیں. لاسٹ ایئر پہ گورنمنٹ نے ایک پروگرام رکھا کہ بچوں کو اب موبائل پہ پڑھانا شروع کر دیجئے. 10-15 ہزار روپے میں ایک فنگر ٹچ موبائل آتا ہے, اور جن لوگوں کے گھروں میں روٹی نہیں ہے وہ ان کو بچوں کو کہاں سے دیں گے وہ موبائل. حریت کو جنریٹ یہاں کی رانگ پالیٹکس نے کیا. 1983 میں جب الیکشن ہوا تھا تو یہاں پر الیکشن لڑ رہے تھے وہ تو مین اسٹریم میں آ گئے تھے, لیکن اس وقت جو دھاندلی ہو گئی الیکشن میں جس کی وجہ سے علی شاہ گیلانی وجود میں آ گیا, پھر ایک سیپریٹسٹ جس کی وجہ سے ہمارا یہ جو صلاح الدین وجود میں آ گیا, محمد یوسف کچھ نام تھا اس کا, تو وہ آج پاکستان میں ہیں. تو یہ سب کچھ رانگ پالیٹکس کی وجہ سے ہوا. اس میں کشمیر کا انوالومنٹ نہیں ہے اتنا, نہ ہی پاکستان کی انوالومنٹ میں ہے, یہ یہاں کی رانگ پالیٹکس تھی. جتنا غریبی یہاں بڑھ جائے گی اتنا بے چینی بڑھ جائے گی, تو نیچرلی جو انریسٹ ہوتا ہے, انریسٹ میں کیا ہوتا ہے وہ صرف نگیٹو ہوتا ہے. تو ریکویسٹ سارے لوگوں سے یہی ہے کہ یہاں جو یہ لاک ڈاؤنس انڈیو لاک ڈاؤنس جو ہے یا جو 4G یہاں ہے اس کو بند کیا گیا ہے, باقی جو چیزیں ہیں ان کو بند کر دیا گیا ہے. تو اس سے کشمیر میں جو حالات اور بدتر ہوتے رہے ہیں ہر دن. ہم کہہ رہے ہیں یہاں پیس ہے, یہاں وہ نہیں ہو رہا. یہ پیس نہیں ہے. جب تک ہمارے پاس روٹی نہیں ہوگا, جب تک ہمارے پاس کھانا نہیں ہوگا, تب تک پیس کی تو بات ہی نہیں ہے. پیس تبھی آئے گا جب لوگوں کے پاس پہلے روزگار ہوگا, کام ہوگا. ہر سال بولتے ہیں اتنے جابز لیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں آج کل کلاس 4 کے لیے جو 8000 پوسٹ نکلے ہیں, 8 لاکھ لوگوں نے اس کے لیے اپلیکیشن بھر دی ہے. تو کل جب 8000 سلیکٹ ہو جائیں گے تو آپ خود دیکھیں گے 7,90,000 سے اوپر لوگ بے روز ہو جائیں گے, اور ہر سال یہ بڑھتا جا رہا ہے. تو پیس کہاں ہے یہاں آئے گا؟ تو جب تک روز گورنمنٹ کچھ انیشیٹو نہیں لے گی, کشمیر کو اون نہیں کریں گے. اب آرٹیکل 370 335 کو کیا ہوا ہے, ہم یہاں بہت سارے لوگ جو چھوٹے ہیں, ہمیں کشمیر کی جو ریئل ہسٹری ہے وہ پتہ نہیں ہے. جیسے ہمارے ایک چھوٹے بھائی نے بھی بولا کشمیر یہ تھا 1947 سے. اب کیا ان کو کرنا ہے, اور کشمیری لوگوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, اٹ از این پارٹی ٹو دا کشمیر ڈسپیوٹ, اینڈ دا irony is this: from past 15 years the government of India is not able to start the dialogue process with the Pakistan. As a Kashmiri youth, میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ آف انڈیا سے کہ وہ جلد سے جلد سٹارٹ کرے پروسیس آف ڈائلاگ ود دا پاکستان. جہاں بات رہی حریت کی, آفٹر 370 جب سے ایبروگیشن ہوئی تب سے انہوں نے بولا کہ حریت کا یہاں پہ کوئی رول نہیں رہا ہے. گورنمنٹ آف انڈیا نے خود ہی ان کا سکوپ ختم کر دیا ہے یہاں پہ. بٹ
हमारा ये अपील है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो पीस प्रोसेस स्टार्ट करे विद द पाकिस्तान। ये तो चलता आ रहा है सदियों से, पाकिस्तान, इंडिया, अमेरिका, चाइना, यह पकवन रोजन तो यह रोज तो यह रुक सान वन सह पन इख्तिदार जरूरत, पन कुर्सी जरूरत, पन तम चीज़ जरूरत यमो सम बनेमत वनकस ताकतवर यसा इंसान अस कुचलान। मगर मेरी आप सबसे अपील है कि सन बच्चे बचोक, सान बच्चन हज ज़िंदगी बचोक, जानन तम माज वनकस। मैं फौजी भाइयों की भी बात करती हूँ, ये भी अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। ये भी हमारे या पुलिस बल सन गई तम बिचार नाहकस पे गई, तम स्टूडेंट्स योर नान माज गरन मज प्यारान। तो सह कह गर, मे बसान हिंदुस्तान मज सह कह गर यथ गरस मज न कह गर युस जख्मी गोमुत। तो बहुत तुहद वसादत सठा अपील करान। मे गई यह इंटरेस्टिंग यथ प्रोग्रामस मज कि सन बच्चे सठा, सोन फ्यूचर सठा डिस्टर्ब, सोन निज़ाम सठा डिस्टर्ब, सोन समाज सोन यछान क्या कर, मगर युथे यछान क्या कदम तुलन पथ की नजर थवित कि यम कोतन गसन, यम क्या करन। सुनवाद नजर थवित बह तुहद वसादत करान अपील। मैं एक माँ हूँ कि हमारे फ्यूचर को बचाओ, हमारे बच्चों को बचाओ। यहाँ बहुत सारे बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं, मर रहे हैं। मनशियात का रुझान हमारे समाज में रोज़ बरोज़ बढ़ता ही जा रहा है। इसके पीछे कौन कौन से वजूहात हैं? ड्रग जो है ये सेहत के लिए, माशरे के लिए और कम्युनिटी के लिए बड़ी इफ़ेक्टिव चीज़ है। इससे बड़ी बिदत कोई नहीं है। पढ़े लिखे नौजवान जो हैं विदाउट एम्प्लॉयड, उनके लिए कोई सेक्टर नहीं है जिसमें वो रोज़गार या कोई चीज़ करते, वो सिर्फ बैठे रहते हैं। मैं अपने गांव की बात करता हूं कि जब शाम होती है तो 10-10, 15-15 लोग छोटी छोटी टोलियों में बटे होते हैं, बैठे होते हैं, बात करते रहते हैं। अगर बेरोज़गारी न होती शायद उनको टाइम न मिलता। गुलमर्ग की बात करता हूँ मैं, छोटा सा खिता है ये, और इन लोगों की भी पीछे फैमिलियाँ थी, इनके भी बच्चे थे। अब उनको अगर घास काटने में ले जाएंगे, उनको तुमन सुन तगे नहीं, तुमन सुन कहाँ काम ही तगा, वो इसी काम के हैं। लेकिन ये सोची समझी साजिश है। इन एवरीथिंग गवर्नमेंट नीड्स टू थिंक अबाउट कश्मीरी। अगर कश्मीरियों को चाहिए तो उनके लिए पॉलिसी बनाइए, उनको जीने दीजिए, उनकी इज्जत नफस बहाल कीजिए। आप इन सब चीजों के लिए सिर्फ सरकार को ही जिम्मेदार क्यों इसलिए कि बेरोजगार हैं, नौजवान भटके हुए हैं। वो भी सरकार ने किया, ये भी स्कूल, अगर स्कूलर बच्चा कोई ड्रग लेता है तो स्कूल बंद है, वो सिर्फ ड्रग के साथ है। अगर कोई अनएम्प्लॉयमेंट है तो वो ये काम नहीं करता इसलिए कि वो उसके पास कोई रोजगार नहीं है। इसमें वालिदैन का क्या रोल बनता है? वालिदैन का ये रोल बनता है कि उनको स्कूल भेजें, ड्रग न लें। ये तो माशरे के लिए बड़ी बिदत है। हम अपने यूथ को उस दलदल में फेंक रहे हैं जहाँ से वो वापस नहीं आएगा। आई ऑनेस्टली स्पीक यू, क्योंकि मैंने देखे हैं कैसे मरते हैं ये बच्चे इस पे। लेकिन अब हर एक चीज़ पे गवर्नमेंट को जिम्मेदार ठहराना, गवर्नमेंट को या पॉलिसीज़ को, ये गलत चीज़ है। बीइंग अ पेरेंट हमें अपने बच्चे को देखना है। हमारी अपनी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है, ये हमारी अपनी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारे हाथ में ये चीज़ें हम यहाँ से काबू कर सकते हैं अपने बच्चे को सही, जब इसकी सही परवरिश होगी। सेकेंड चीज़, ये जो ड्रग्स का, इसमें थोड़ा थोड़ा अगर हम कहेंगे हालात का है या किसी और का, ये हम मजबूर, ये हम वो ऐसे कमज़ोर इंसान बने हैं ना जिसको लड़ने की ताकत नहीं है खुद में, वो इन चीज़ों का सहारा, वो बुज़दिल इंसान है मेरी नज़र में। उसको जीना मैं चाहते हैं वो जिए ही ना, क्योंकि वो तो एक जलील कर रहा है अपनी सोसाइटी को, अपने घर वालों को, अपने दोस्तों को, और अपने सारे तो ड्रग, यहाँ ड्रग माफिया है, सारे तो ड्रग वाले नहीं हैं, हम में से सारे तो ड्रग नहीं ले रहे हैं, लेकिन जो ले रहे हैं हमें, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी जिम्मेवारी है पेरेंट्स की। इस पे हमें घर से ही रोक लगानी है, और घर के बाद हम किसी इसमें मैं तो इसके लिए सॉरी कहती हूँ, मैं किसी को नहीं रिस्पॉन्सिबल ठहरा रही हूँ। यहाँ पे बहुत सारी NGOs है, मैं स्पोर्ट्स इवेंट करती हूँ ड्रग पे,
300-400 बच्चे होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मेरी कोशिश रहती है बीइंग ए सिटीज़न मैं उनको स्पोर्ट्स की तरह रिजवान करूं। ऐसे एजुकेशन वाले अपने सेमिनार करते हैं, वो उसके लिए हर कोई अपना अपना काम कर रहा है। थोड़ी सी मुझे लगता है पेरेंट्स को भी अपना काम करना चाहिए। हर we always raise finger towards the this, towards that, towards ये गलत चीज़ है, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। As we all know that drug addiction is one of the worst addiction. लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये ड्रग्स आते कहाँ से? जब ये आते हैं तो बाय रोड ही आते होंगे या फिर बाय एयर आते होंगे? यहाँ पे कई सारे इलाके हैं जहाँ पे चलो जहाँ पर बनते हैं ना, लेकिन उसके बाद फिर यहाँ के ऑफिसर्स जो हमारे हैं वो क्यों सोए हुए हैं? वो वहाँ पर चार्जेस क्यों नहीं उठाते? वहाँ पर स्ट्रिक्ट एक्शन क्यों नहीं उठाते ताकि वो जो हमारे ड्रग्स जहाँ पर पैदावार होती है उनकी, वहाँ पर आप स्ट्रिक्ट एक्शन लो ताकि उनकी पैदावार कम हो जाए। तो इसकी वजह से जब ड्रग्स नहीं बनेंगे तो ड्रग एडिक्शन ओबियसली एक सेकंड सर, थोड़ा सा बेटा प्लीज़। ये जो अब है ना ड्रग, मैं इनसे एग्री करती हूँ, कहाँ से आ रहे हैं बेटा? यही ड्रग नहीं है जो हवाई वहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं। हम अपने घर में आप देखें, मैं रिसेंटली पटन में एक लड़की से मिली, दीदी मैं पटन में मिली हूँ एक लड़की से, जीवनाइन हमारा यहाँ पे अच्छा काम कर रहा है इसमें, तो वो पॉलिश खा रही थी। बेटा आपने कहाँ से सीखा? घर से। वो ऐसे ही पॉलिश करती थी शूज़ों को, वो आज उसने खुद को ऐसा बना दिया, तो मैं तो हैरान रो पड़ती हूँ। हम घर से इन चीज़ों को जन्म देते हैं, हमें घर से ही थोड़ा सा एड्रेस इस पे करना चाहिए। फिर तो हम ये भी कह सकते हैं ना कि हमारे पास जो आजकल सैनिटाइजर्स है उनमें भी अल्कोहल प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से आधे तो वो भी करते हैं, उनमें भी करेंगे ना। उसके लिए तो आपके पास सोप पड़ी है, जरूरी सोप नहीं नेसेसरी है ना, आप सैनिटाइजर ही यूज करो। ये तो हमारी, मैं भी तो सैनिटाइजर नहीं, सैनिटाइजर यूज करवा रहे हैं ना। जी सर, आप मुझे किसी चीज से प्यार हो जाए वो तो हमें गवर्नमेंट या कोई और तो नहीं कह रहा है ना। जब किसी चीज़ की एडिक्शन होती है ना किसी को, तो उससे वो छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो एल्डर ब्रदर्स हैं या हमारी जो बहुत बड़ी मतलब हमारे जो बड़े हैं, उनको चाहिए कि हमें वैसे एजुकेशन दे या फिर हमें मॉरलिटी लेसन्स ऐसे दे ताकि हम उन सब चीज़ों को छोड़ सकें। जहाँ तक ड्रग एडिक्शन का सवाल है, ये इसके मल्टी काजेज़ हैं, बहुत सारे काजेज़ के। अनएम्प्लॉयमेंट भी इसका एक काज है। कैसा है, क्यों है? क्योंकि एन आइडल मैन ब्रेन इज़ डेविल्स वर्कशॉप। जब एक आदमी बेकार रहता है तो उसके दिमाग में हमेशा नेगेटिव्स आता है। ये जो ड्रग्स है ना, ये अंडरस्टैंड करना बड़ा मुश्किल है। हमारे स्कूल में लास्ट ईयर एक प्रोग्राम था ड्रग डी एडिक्शन। मैंने उस दिन भी बोला था, आप 2 आदमियों को लाइए, एक जो ड्रग ले रहा है और फंसा हुआ है, दूसरा जिसने ड्रग लिया है उससे निकल चुका है। हम उससे रियलिटी सुनते। तो ये ड्रग जो है, इसके पीछे मास्टर माइंडेड बहुत सारे लोग हैं। क्योंकि एक बार कोई आदमी ड्रग लेता है, देन वो एक आलू जैसा बनता है। जिस तरह से उसको आप यूटिलाइज करेंगे, वैसे उसको बोलेंगे आप थ्रो करो, ये करो, नीचे सो जाओ, वो करेगा। इसीलिए ड्रग्स के पीछे बहुत बड़े लोग हैं। ये छोटे लोग नहीं कर रहे हैं, ये बहुत बड़े लोग हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले हमारे जो एजुकेशन है उसमें कुछ कमज़ोरी आ गई। हमारे पुराने एजुकेशन सिस्टम में मॉरल एजुकेशन पर बहुत सारे चैप्टर्स हुआ करते थे। तो अब जो नई एजुकेशन है वो NCERT पर आ गई, तो हमारी मॉरल एजुकेशन ख़त्म होगी। अब ये कन्फाइंड रही है, सुबह जो मॉर्निंग प्रेयर होता है आधे घंटे का, उसमें हम मॉरल एजुकेशन देते हैं। बाकी रेस्ट हम सिर्फ साइंस पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं, बाकी GDP वगैरह पढ़ाते हैं। तो हमारे जो निसाब है उसमें मॉरल एजुकेशन ऐड करनी चाहिए। उसके बाद जो पेरेंट्स है उनका सबसे बड़ा रोल इसमें है। एक पेरेंट को अपने बच्चे पर पूरी नज़र रखनी है। ये कहाँ जाता है, ये कब स्कूल, अगर 4 बजे वापस आता है, 6 बजे घर क्यों पहुँचता है। उसकी जो मैन इज़ नोन बाय द कंपनी कीप्स, ट्री इज़ नोन बाय द फ्रूट इट बियर्स। तो कंपनी जो हमारी है उसको भी ख्याल रखना है, माँ बाप को ख्याल रखना है। आजकल जो मॉडर्न एज है, बच्चे बहुत सर चढ़ चुके हैं। और दूसरी बात जो है, नमाज जो है हमारा है, नमाज पढ़ने से भी हम ड्रग से बहुत दूर रह सकते हैं। यानी जो हम मुसलमान हैं हम नमाज पढ़ेंगे, जो हिंदूज़ हैं वो टेंपल जाया करेंगे, जो क्रिश्चियन है वो वर्शिप करेंगे। क्योंकि जब हम 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे, 5 वक्त वज़ू करेंगे, उससे भी हम ड्रग्स। कुछ लोग बोल रहे हैं सिर्फ अनएम्प्लॉयड, नो, बहुत सारे लोग जो बड़े बड़े ओहदों पर काम कर रहे हैं, IAS ऑफिसर है, KS ऑफिसर है, इवन पॉलिटिशियंस जो हमारे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं।
اور اس میں بھی ان کا رول ہے. تو صرف ان امپلائمنٹ اس کا ایک کارن ہو سکتا ہے. مورل ایجوکیشن ضروری ہے, پیرنٹس کا رول بہت امپورٹنٹ ہے. ہم ٹیچر جو ہے جو ان کا بھی بڑا رول ہے, اسکول میں اس پر پروگرام کرے. ڈرگس جو ابھی دیکھ رہے ہیں ہم, کبھی بچے کو پتہ نہیں ہوتا, ہم اس کو اویئر کرتے ہیں. جیسے لاسٹ ایئر ہمارے اسکول میں جب یہ ڈرگ ڈیٹیکشن, تو مجھے پتہ نہیں تھا, قسم سے بلیو مجھے پتہ نہیں تھی پالش بھی ایک ڈرگ یوز ہو سکتا ہے. تو جب ایک بچے نے بولا, دوسرا بچہ بول رہا ہے ہمارے گھر میں پالش ہے. جب کوئی بول رہا تھا تو پالش سے بھی ہم ایسا کر سکتے ہیں, اس نے بولا ہمارے گھر میں تو پالش ہے ہی. تو اس لیے گورنمنٹ کو بھی سنسیئر رہنا چاہیے. میں قصوروار گورنمنٹ کو نہیں ٹھہراؤں گا, مگر گورنمنٹ بھی ذمہ دار ہے. کل یہ آپ نے دیکھا ہے نیوز میں کہ پاکستان ڈرون کے ذریعے اب یہ پھینک رہا ہے, وہ پھینک رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہوگا, گاڈ نوز بیٹر, خدا جانتا ہے. مگر ہم بھی خود کر رہے ہیں. ہمارے جو چھوٹے چھوٹے کچن گارڈنس ہیں, ہم وہ خشخاش باقی چیزیں اگا رہے ہیں, تو اس کا بھی ٹیسٹ لے رہے ہیں. تو وی ہیو ٹو بی سنسیئر, کیونکہ ڈرگ جو ہے نا, اٹ از, اس سے پوچھیے جو اس میں پھنسا ہے, اس سے پوچھیے جو اسے نکلا ہے. نکلنے والے سے پوچھیں گے ہم کیسے نکلے ہیں, جو پھنسا ہوا ہے اس کو ہم بولیں گے وہ مصیبت میں. ہم جو یہاں لوگ ہیں شاید یہ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ شاید ہم اس کے ہیبیچولس نہیں ہیں یا ہم ایڈکٹس نہیں ہیں. تو اٹ از بیٹر دیٹ وی ول اسٹے اوے فرام دا ڈرگس بیکاز اٹ از ناٹ گڈ. چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں اس میں, جو فاروق صاحب سے شاید سکپ ہوا تھا, وہ ہے قرآن سے دوری. اگر ہم 100% اپنے جو ریلیجس بک ہے قرآن اس پہ چلتے تو شاید ہی نوبت آتی کہ ہم ڈرگس پہ چلے جاتے ہیں. تو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ میجارٹی آف چلڈرن جو اسکول میں جو پڑھ رہے ہیں ان کو قرآن کا ایک بھی آیا پتہ نہیں ہوتا ہے, اور نہ ہی ان کے پیرنٹس ان کو ان کی تعلیم دینے کے لیے راضی ہوتے ہیں. جب تک پیرنٹس اپنے بچوں کو وہ مورل ایجوکیشن نہیں سکھائیں گے تب تک ہم اس ایڈکشن سے نہیں بچ پائیں گے. جو ہماری مائیں ہیں گھر میں, وہ گھر میں اگاتی ہے پاپی سیڈس, اور ان کو اس کے پیسے ملتے ہیں, وہ بھی بہت زیادہ پیسے. تو کوئی آدمی گھر آتا ہے, وہ اس کو دیتا ہے 1 کلو کے جیسے کہ 1000 2000, تو لالچ میں آ کے وہ بیچ دیتی ہے. پھر راستے میں ان کو پولیس پکڑتی ہے, جیسے پاپی سیڈس, جیسے ان کا وہ مطلب چھلکا وغیرہ پکڑتی ہے, تو وہ لوگ ان کو مطلب کرپٹ کرتے ہیں, پیسے دیتے اور ان کو چھڑاتے ہیں. تو پھر وہ جا کے دوسری کمپنیز میں جا کے وہاں سے وہ اس کو پاؤڈر بنا کے آتا ہے, افیوم, اور یہاں کے جو یوتھ ہے وہ وہی یوز کرتے ہیں. اس کی بڑی وجہ ہے ہمارے گھر میں جو مائیں ہیں جو پڑھی لکھی نہیں ہے. ہمیں انہیں سمجھانا چاہیے کہ اس کو مت اگاؤ. وہ یہ جو بھی دنیا میں جو بھی کرائم ہو رہے ہیں نا, وہ سب ڈرگس کی وجہ سے ہو رہے ہیں. جہاں تک یہاں پہ اس پہ سبھی نے بات کی, کس نے بولا ان امپلائمنٹ ہے, کس نے کہ ہم خود ہی ذمہ وار ہیں. جہاں تک میرا اوپینین یہ ہے کہ اس میں لیک آف اویئرنیس ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں اس کے جو ٹارگیٹ ہوتے ہیں, جو ڈرگ پہلے لیتا ہے وہ ایک ٹین ایجر ہوتا ہے, اس کی جو سمجھ ہوتی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی ہے کہ وہ ڈفرینشیٹ کرے بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اس لیے ہمیں آرگنائز کرنی چاہے اویئرنیس کیمپس اس کے ریلیٹڈ کہ کیا کیا اس کے نقصانات ہیں. اویئر کرنا ہے ہمیں پرٹیکولرلی ٹینز کو کہ اس کے کیا نقصانات ہیں. اس میں جو ہمارا ادارے ہیں, خاص کر کے تعلیمی ادارے ہیں, وہ اپنا رول نبھا سکتے ہیں. چائلڈ ڈیولپمنٹ ICDS ہے, ICPS ہے, اور باقی NGOs ہے, وہ بھی اپنا رول نبھا سکتے ہیں. پرٹیکولرلی یہ ایک سوشل ایول ہے. اگر ہم بات کر لیں اس کی ڈرگ ایڈکشن کی, تو ہمیں ایز سٹیزنس, ریسپانسبل سٹیزنس, ہمیں یہ رول خود نبھانا ہے, خود اویئر کرنا ہے, اپنے بچوں کو بھی, اپنے جو فرینڈ سرکلز ہیں ان کو بھی. ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے, مگر ماں باپ جب اسکول بچوں کو بھیجتے ہیں, کوچنگ سینٹر بھیجتے ہیں, وہ وشواس کرتے ہیں ٹیچرز پر کہ ان کے ٹیچرز ان کو ہم سے زیادہ شکشا دیتی ہے, تو ہم سے زیادہ اچھا. اس لیے میں یہ بولنا چاہتی ہوں, یہاں تو ساری لڑائی پیسے پر ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو مار کر امیر بننا چاہتے ہیں, تو یہ لڑائی ہے صرف پیسوں کی لڑائی ہے. کشمیر میں بھی اگر ہم اسلام کی بات کریں, کہ ابھی ایک میرے بھائی نے بولا کہ قرآن شریف, اگر ہم اسلام کی بات کریں گے, یہاں کوئی پورا مسلمان ہی نہیں ہے. میڈم سے گزارش ہے کہ ہم سب فخر سے کہتے ہیں مسلمان ہیں, جس نے بھی کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے. عمل دوسری بات ہوتی ہے, جہنم میں کون جائے گا, جنت میں کون جائے گا, مگر مسلمان ہے. یہاں کوئی مسلمان نہیں ہے. دس از ناٹ گڈ. بالکل نہیں ہے. یہاں سے بھی دعویٰ کر رہے کہ ہم مسلمان ہیں, کوئی نہیں ہے جو اپنی سوسائٹی کو اس دلدل میں دیکھ کر دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس دلدل میں پھنسے جا رہے ہیں اور پھنس گئے ہیں, لیکن کوئی بھی اس کو بچانے کے لیے تیار نہیں ہے. پتہ ہے ڈرگ کہاں سے آتا ہے, کون دیتا ہے, کیسے لیتا ہے اور کس کے لیے لیتا ہے,
बस सारी लड़ाई यहाँ पैसों की है, इक़्तिदार की है, कुर्सी की है, यहाँ नहीं पड़ी है कि यहाँ की यूथ बच जाए, यहाँ की सोसाइटी बच जाए, यहाँ की कश्मीरियत बच जाए। और यहाँ के जो बच्चे छोटे छोटे इनोसेंट एज के बच्चे हैं जो हम कोचिंग सेंटर्स पर भेजते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं, बाहर वाले कंट्रीज़ पर भेजते हैं, या कश्मीर में भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर्स हैं जहाँ पर ड्रग का इस्तेमाल बहुत अच्छी बखूबी से हो रहा है। इसलिए मेरे सभी जो भी इससे वाबस्ता है, मैं उनसे ज़ाती तौर अपील करती हूँ कि इसको रोका जाए, नहीं तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद तबाह हो जाएंगे और बहुत सारे घर जो इसका मातम करेंगे। जो यहाँ आज प्रोग्राम चल रहा है रोबोरो, इसके हवाले से बहुत सारे जवानों ने, उस्ताद-ए-ज़ान ने, मैडमों ने जवाब दिया क्वेश्चनों का, मगर मैं एक बात इनको ऐड करना चाहता हूँ कि हम ज़िम्मेदार हैं, हमें वालिदीन भी हैं, हमें बच्चे भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं, मगर एक बात याद रखनी चाहिए। पिछले 1 महीने से मैंने एक प्रोग्राम सुना या मैंने न्यूज़ सुनी, इसमें बताया गया है कि सब डिस्ट्रिक्ट में, सब तहसीलों में दुकानें खोली गई है ड्रग की। मुझे एक गुजारिश है, अगर ये रूबरू की चैनल से ये इंडिया देख रही है, सब लोग देख रहे हैं, हमें ज़िम्मेदार है कि इनको बचाया जाए। यह आपकी बहुत ज़िम्मेदारी है, ज़िम्मेदारी लोगों की है, ज़िम्मेदारी पेरेंटों की है, ज़िम्मेदारी बच्चों की है। हम उस्ताद हैं, मगर हम प्रेयर पे भी बच्चों को भी बता सकते हैं, हर रोज़ मॉरल एजुकेशन भी दे सकते हैं, मगर एक बात है, वहाँ तो इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अमल कीजिए, अल्लाह ताला देख रहा है। हम वापस उसी बेसिक टॉपिक पे चले जाते हैं, व्हाट इज़ ड्रग एडिक्शन, क्या है, कहाँ से आया, व्हाट इज़ द कॉज। हम ये नहीं सोचते हैं कि जो लॉज हैं, लॉज आर ऑलरेडी इन प्लेस, सिर्फ प्लेस में दे आर ऑलरेडी ओनली ऑन पेपर, नॉट इन प्रैक्टिस। हम जो बड़े बड़े ऑफिशियल्स, हमने बोला अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ कॉज, जो एम्प्लॉयड है वो भी ड्रग एडिक्ट्स हैं। एंड जो हमने लॉज, हमने नहीं, जो पार्लियामेंट का जो बाकी लेजिस्लेशन है, वो वहाँ से जो लॉज आते हैं वो इम्प्लीमेंट तो होते नहीं है, दे आर ऑल ओनली ऑन पेपर। और जब हम बोलते हैं कि हमें कुछ करना चाहिए, ये एक इंसान के करने से कुछ नहीं होगा, ये एक यूनानिमस एफर्ट बनाना है कम्युनिटी में, और तब साथ में चल के आगे जा सकते हैं। ऐसे एक इंसान कुछ नहीं कर सकता है। यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। हमारे पास एक यहाँ सिंगर भी है, तो ये एक गीत हमें सुनाएगी। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। तसव्वुर में कोई बसता नहीं, हम क्या करें। तुम ही कह दो अब ऐ जाने वफा, हम क्या करें। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। बहुत अच्छा। व्यूअर्स, आप सब जानते हैं कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता है, इसलिए हमें भी वक्त की कदर करनी चाहिए। जो सवालात रह गए वो हम आइंदा के प्रोग्राम में फिर से उन पे बहसो मुबाहिसा करेंगे। अगर आपकी कोई राय या मशवरा हो इस प्रोग्राम के हवाले से, तो नीचे दी हुई डिटेल्स पे आप हमारे साथ राबिता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।